आज के इस लेक्चर में हम गैसेस स्टेट स्टार्ट करेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले पोर्शन में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, एक गैसेस स्टेट और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थर्मोडायनेमिक्स हम तभी सक्सेसफुली लगा पाएंगे जब हमें गैसेस स्टेट अच्छे से आती होगी। गैसेस स्टेट को हम 3-4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, इसको यूज़ करेंगे। इस पे बेसिकली 3-4 कैटेगरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको कैटेगरी वाइज समझाऊंगा। सफिशिएंट प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। एकदम आसान सा पोर्शन है, इसमें कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, सो हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला ये है कि हम आइडियल गैस इक्वेशन लेंगे। आइडियल गैस हम उस गैस को लेंगे जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता हो, 0 होता है। जिस गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 है वही गैस क्या कहलाएगी, आइडियल गैस कहलाएगी। आइडियल गैस के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आना अपने को बहुत ज़रूरी चाहिए बिना डाउट के, और ये आप जैसे जैसे लेक्चर अटेंड करेंगे आपकी अपनी आप सारी डाउट्स दूर हो जाएंगी। आइडियल गैस इक्वेशन में हम इसे कई फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम कुछ एजम्पशन ले रहे हैं, तो लेट P प्रेशर ऑफ द गैस। कोई गैस प्रेशर कब लगाएगी, जब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे तो गैस क्या करेगी, उसमें प्रेशर लगाएगी। V वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हमने जो कंटेनर ले रखा है उसका जो भी वॉल्यूम है दैट विल बी टेकन एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो PV हो गया। इसके बाद N लिखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए। ये हमारे लेक्चर में पूरे में सिंबल्स हमारे फिक्स रहेंगे। तो N हो गया PV इज इक्वल टू nRT। T टेम्परेचर इन केल्विन, और किसी स्केल में दिया और किसी मतलब सेल्सियस में दिया रहता है यूजुअली, तो हम उसे केल्विन में चेंज कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हो गया। दो कांस्टेंट यूज करेंगे, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये दो जो है कांस्टेंट यूज़ करेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड Na दिस इज एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रोज नंबर। इस तरीके से हमारे पास ये कांस्टेंट्स आ गए। अब इनकी यहाँ पर वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं, जो आपको वैल्यू याद रखना है, वैसे तो एग्ज़ाम में दिया रहता है। R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इसके बाद K की जो वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, एंड अवोगाद्रो नंबर इज 6.02 इंटू 10⁻23। इस तरीके से हमारे पास ये 3 कांस्टेंट्स हो गए। अब हम इनके बेसिस पर आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म होता है PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पर P क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है, ये मैंने आपको सब बता दिया। दूसरा फॉर्म है नंबर ऑफ मोल्स, होता है मास डिवाइड बाई मोलर मास। ये भी मैं सिंबल बताता हूँ आपको। PV इज इक्वल टू N की जगह आप लिखेंगे M/M इंटू RT, ये हो गया। अब इसको तो कैपिटल M के यहाँ ले आइए, यहाँ M/V इंटू RT लिख दीजिए। मास बाई वॉल्यूम इज डेंसिटी, PM इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो रो RT। PM इज इक्वल टू रो RT आ गया, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर एक थर्ड फॉर्म है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर। यहाँ पर भी ये लिख देता हूँ, PV इज इक्वल टू N की जगह ही लिखना है, तो N की जगह आप N डिवाइड बाय Na लिख देंगे, और एक इसके इक्वल हो जाएगा RT के। PV यहाँ पर R और Na दो कॉन्स्टेंट एक साथ लिखने कोई मतलब नहीं है, तो NKT। PV इज इक्वल टू NKT, जहाँ पर जो K है वो किसके इक्वल है, R डिवाइड बाई Na के, जो मैंने अभी पीछे बताया है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इस तरीके से हमारे पास
एक ही इक्वेशन को हमने 3 फॉर्म में लिखना सीख लिया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी एम इज इक्वल टू रो आर टी एंड पी वी इज इक्वल टू एन के टी, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। सो एन जो है वो क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और जो ऊपर मैंने स्मॉल एम लिखा था दैट वाज मास ऑफ द गैस, तभी हमने मास बाई वॉल्यूम को क्या लिख दिया, डेंसिटी लिख दिया। और जो यहाँ पर रो आया है, सो रो इज़ डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एक फोर्थ फॉर्म भी हम लोग लिख लेते हैं, फॉर फिक्स्ड अमाउंट, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। यदि हमारे पास गैस के अमाउंट फिक्स्ड है, सो हम क्या लिख रहे हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन है ना। सो पी वन बी वन एन वही है, फिक्स हो गया टी वन, और दूसरा क्या लिखूँगा, पी टू बी टू इज इक्वल टू एन आर टी टू। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, यदि आप डिवाइड करें इसको तो पी वन बी वन बाई टी वन दैट विल बी इज इक्वल टू पी टू बी टू बाई टी टू। ये मैंने यहाँ ऐसे क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर कि पी वन बी वन टी को इधर ले जाएंगे तो पी वन बी वन बाई टी वन किसके इक्वल होगा, एन आर के, एंड पी टू बाई टी टू भी किसके इक्वल होगा, एन इन टू आर के इक्वल होगा। अमाउंट फिक्स है तो एन क्या हो गया, फिक्स हो गया। इस तरीके से हमारे पास 4 फॉर्म हो गए। ये इक्वेशन अब स्टेट कहलाता है। पहले इनिशियल वैल्यू हमें दी हुई है और फिर हम कुछ चेंज करते हैं तो हमें बाद की फाइनल वैल्यू मिलती है। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस जो हम एक ही तरह लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी एम इज इक्वल टू रो आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन के टी एंड पी वन बी वन बाई टी वन विल बी इज इक्वल टू पी टू बी टू बाई टी टू। सो जैसे मान लेते हैं कि पहले गैस आपको दी है, उसका कुछ प्रेशर है, बाद में आप कुछ चेंज करते हैं तो उसका प्रेशर वॉल्यूम या टेम्परेचर बदल जाता है, तो हमें बाद की वैल्यूज़ क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। अब हम कुछ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, लॉज बेसिकली जो होते हैं। सो नेक्स्ट मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिखा देता हूँ। सो नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का केवल यहाँ पर मतलब ये है कि ये पहले शुरू में साइंस जब डेवलप हो रही थी गैसेस स्टेट, वो इनिशियल स्टेट में पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। आजकल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आजकल सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई गैस आइडियल गैस है तो उस आइडियल गैस को पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को फॉलो करना पड़ेगा। यदि कोई गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को फॉलो नहीं करती है तो हम उस गैस को कभी भी आइडियल गैस नहीं बोल सकते हैं। सो हम सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है बॉयल्स लॉ। कभी पूछ ले तो अपने को ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में याद नहीं आ रहा है बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स लॉ में क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है ये देखना होगा। एन मतलब अमाउंट और टेम्परेचर ये कांस्टेंट है। सो यदि हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिखते हैं, मैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से सबको डिराइव करा दे रहा हूँ। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यदि मैं लिख रहा हूँ तो एन और टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो पी वी और इधर की तरफ तो ये वाली वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। सो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। सो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, पी वन बी वन इज इक्वल टू पी टू बी टू, ये लिखेंगे। आर यदि पी वी कांस्टेंट है सो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी आ जाएगा। और इस तरीके से आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर यदि आप पी वी ग्राफ बनाते हैं सो आपका जो पी वी ग्राफ होगा दैट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बना रहे हैं, y इज इक्वल टू k। तो यह इस तरीके से जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे आपकी प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। बॉयल ने अपने एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले इस लॉ को इस्टेब्लिश किया था। आज की डेट में हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम पी वी इजिकल टू एन आर टी से इस बात को डिराइव कर सकते हैं। सो हमारे पास पी वी इजिकल टू एन आर टी है, टी उसमें कांस्टेंट है, अमाउंट कांस्टेंट है, तो इधर वाला टर्म पूरा कांस्टेंट हो गया। देन वी हैव पी वी इजिकल टू कांस्टेंट, मैं पी वी इजिकल टू यदि मैंने कांस्टेंट लिख दिया है सो पी वन बी वन लिखेंगे तो भी कांस्टेंट, पी टू बी टू लिखेंगे तो भी कांस्टेंट, देयरफॉर वी हैव पी वन बी वन इजिकल टू पी टू बी टू। या मैं इसको लिख सकता हूँ पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसके बाद हम यहाँ पर चार्ल्स लॉ लिख सकते हैं। सो चार्ल्स लॉ में क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है, चार्ल्स में कांस्टेंट है प्रेशर एंड अमाउंट। सो प्रेशर और अमाउंट कांस्टेंट है। सो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो वी इधर लिख लीजिए, एन आर बाई पी एक साथ लिख दीजिए और ये टी लिख दीजिए, तो ये तो पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो मान लेते हैं कोई कांस्टेंट सी या के लिख देता हूँ मैं।
सो यहाँ पर कोई कांस्टेंट c लगा दिया तो v इज इक्वल टू सी टी, या आप क्या लिखेंगे b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ गया, या आप यहाँ पर लिखेंगे तो b बाई टी की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, सो b बाई टी कांस्टेंट है, सो b बाई टी कांस्टेंट है, या b1 बाई t1 इज इक्वल टू b2 बाई t2। सो ये हमारा चार्ल्स लॉ हो गया। सो चार्ल्स लॉ क्या स्टेट करता है कि यदि हमारा एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो वॉल्यूम और टेम्परेचर कौन सा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल। तो यदि आप ये लेंगे सो आप यहाँ से इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आपका एक ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की मीनिंग क्या हो गई कि यदि आप टेम्परेचर आपके पास कुछ है उसको आप 4 टाइम्स कर देते हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में हमारी जो स्ट्रेट लाइन होगी उस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। ये मैं क्विक रिकैप आपको करा देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आप हमेशा क्या कर सकते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी से बता सकते हैं। बट पुराने टाइम पर हम इन्हें एक्सपेरिमेंट करके इस्टेब्लिश किए थे, तो जो इनके एक्सपेरिमेंटर थे, जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया एक्सपेरिमेंट करके, जिनके ऑनर में हम इनको इन लॉस के नाम से जानते हैं। एक टाइम पर ये गैस के लॉस कहलाते थे। लॉ का मतलब कि ये दीज आर सम बेसिक फंडामेंटल फैक्ट्स जिनको यदि कोई भी गैस आइडियल गैस है तो उसको फॉलो करना होगा। आजकल हमारे पास केवल और केवल एक बेसिक फंडामेंटल फैक्ट है कि यदि किसी गैस को हम आइडियल गैस बोलते हैं देन दैट आइडियल गैस इज सपोज टू फॉलो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इस तरीके से मैंने आपको बॉयल्स लॉ बता दिया और चार्ल्स लॉ बता दिया। इसमें एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ओरिजिनल चार्ल्स लॉ नहीं है। चार्ल्स के टाइम पर केल्विन स्केल डेवलप नहीं थी। तो ये जो हमने चार्ल्स लॉ लिखा, जहाँ पर हम ये लिखना चाहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये ओरिजिनल चार्ल्स का लॉ नहीं कहलाता है। ये तो बाद में लॉर्ड केल्विन ने क्या किया, चार्ल्स लॉ को मॉडिफाई किया है। सब मैं ओरिजिनल आपको लॉ सिखा देता हूँ। तो इसमें लिखेंगे इफ़ टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस, इज इन सेल्सियस, तो यदि हमारा टेम्परेचर किस में है, सेल्सियस में। तो आप देखिए अभी क्या लिखा है मैंने, B1 बाई T1 इज इक्वल टू B2 बाई T2। अब सेल्सियस केल्विन में क्या रिलेशन होता है कि जो केल्विन स्केल का टेम्परेचर होता है वो 273.15 प्लस सेल्सियस के इक्वल होता है। थर्मोमेट्री में ये आप जानते हैं कि यदि हमारे पास सेल्सियस स्केल में कोई टेम्परेचर है तो उसमें 273.15 जोड़ करके हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर तो लिख देता हूँ B2, सो B2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा B1 और एक इसकी इक्वल हो जाएगा T2 बाई T1 की इक्वल हो जाएगा। सो B2 इज इक्वल टू B1। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ सेल्सियस में, से किसकी इक्वल हो गया T2 प्लस 273.15 एंड T1 प्लस 273.15 हो गया। ऐसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अब मैं मान लेता हूँ कि इनिशियल टेम्परेचर हमारा 0 है। सो इफ़ T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस और वहाँ पर B1 की वैल्यू कितनी मान लेता हूँ, मैं B0 मान लेता हूँ। दूसरा T2 इज इक्वल टू मैं T मान लेता हूँ और यहाँ पर वॉल्यूम B2 की वैल्यू कितनी मान लेता हूँ, V मान लेता हूँ। सो इस तरीके से मैं इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। जब मॉडिफाई करूँगा तो B2 की जगह मैंने V लिख दिया, B1 की जगह V0 लिख दिया और यहाँ क्या आ गया T प्लस 273.15 डिवाइड बाई, ये तो T1 0 ही मान लिया है तो 273.15। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो B इज इक्वल टू B0 1 प्लस T डिवाइड बाई 273.15। ऐसे हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। सो अब ये प्रोपोर्शनल नहीं हुआ। यदि आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो ग्राफ है इसका ये कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। सो दिस विल बी अ लाइन विच विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन। सो आप यहाँ पर इसको चाहें तो प्लॉट कर सकते हैं। ये टेम्परेचर T हो गया सेल्सियस में और ये वॉल्यूम हो गया। यहाँ कोई टेम्परेचर मान लिया -273.15। ऐसा क्यों माना, क्योंकि T की जगह आप -273, ये 273.15 है तो यहाँ पर -273 रख दीजिए तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। मतलब इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और फिर यहाँ से इसको आगे आप बढ़ा दीजिए। ये T0 पर जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, V0 के। सो ये ग्राफ अपने को कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन मिला, ये ओरिजिन से नहीं जा रहा तो ये प्रोपोर्शनल नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ
कि सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम तो बढ़ेगा, आप ऊपर जा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आप टेम्परेचर में भी आगे जा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपका टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। फिर आप जब उसमें 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो आपका वॉल्यूम जो है 1/273.15 टाइम्स बढ़ जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे उसका वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, लेकिन सेल्सियस में टेम्परेचर को डबल करने से वॉल्यूम डबल नहीं होगा। तो लॉर्ड केल्विन का ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने इस पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दिया। तो ये जो सेल्सियस स्केल थी इसमें कितना ऐड कर दिया, 273.15। तो जैसे माइनस में ऐड करेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो आपकी लाइन कहाँ से जाने पर लगेगी, ओरिजिन से। ओरिजिन से लाइन जाने का एक इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि टेम्परेचर को यदि 10 टाइम्स करते हैं तो आपका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, दिस इज ओरिजिनल चार्ल्स लॉ। यदि आपको ओरिजिनल इसको बताना हो तो आप ये बताएंगे कि यदि किसी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर V0 है तो 0 डिग्री से 1 डिग्री बढ़ाने पर आपको वॉल्यूम कितना बढ़ता रहेगा, V0 डिवाइड बाई 273.15 फॉर ईच डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम चार्ल्स लॉ बता सकते हैं। सो चार्ल्स के बाद है गेलुसॉक्स लॉ। तो आगे हम गेलुसॉक का रूल बता सकते हैं। सो गेलुसॉक्स लॉ में इसमें क्या क्या कांस्टेंट मान लिया हमने, सो वॉल्यूम V और n कांस्टेंट मान लिया, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट मान लिया। अब फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा PV इज इक्वल टू nRT। तो जो कांस्टेंट है उसे एक तरफ लिख दिया, तो P इज इक्वल टू यहाँ पर nR बाई V इंटू T हो गया। अब ये तो टर्म कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, CT, और P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं P बाई T कांस्टेंट है। सो P बाई T की वैल्यू कांस्टेंट है, या आप यहाँ लिखेंगे P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि मेरे पास प्रेशर P है और टेम्परेचर T है, सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो ये केवल और केवल तभी मिलेगा जब आपका यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यदि मैं टेम्परेचर सेल्सियस में ले लेता हूँ, अब मैं दोबारा उसको डिराइव नहीं करूँगा, आप पीछे से रिफ़र कर सकते हैं। इफ़ टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस, यदि डिग्री सेल्सियस में है सो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर हमने माना था ना वॉल्यूम वाला, ये वॉल्यूम वाला रिलेशन था, तो इस तरीके से प्रेशर वाला आ जाएगा। सो P इज इक्वल टू P0 1 प्लस T डिवाइड बाई 273.15। सो इस तरीके से आप इसका प्रेशर की वैल्यू बता सकते हैं। सो प्रेशर की वैल्यू बता दिया, और यहाँ पर आप इसको ऐसे ले सकते हैं, टेम्परेचर T और यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, P के इक्वल हो गई। ये भी कितना है, -273.15, यहाँ से आगे जाएगा और इस तरीके से आगे बढ़ गया। तो ये P0 हो गया। तो मतलब T 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर कितना है, P0। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते रहेंगे उसका प्रेशर कम होता रहेगा, और जब आप टेम्परेचर कितना कर देंगे सेल्सियस में, -273.15, तो यदि आप वहाँ पर -273.15 कर देते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। इसका मतलब यदि आप उसके नीचे टेम्परेचर ले लेते तो प्रेशर निगेटिव हो जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम के निगेटिव की कोई मतलब नहीं होती है। यदि किसी गैस का प्रेशर निगेटिव है या उसका वॉल्यूम निगेटिव है तो ये अपने आप में एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। इसका मतलब टेम्परेचर जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है सेल्सियस से -273.15 होगा। केल्विन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही था कि उन्होंने सेल्सियस स्केल जो थी उसमें 273 ऐड कर दिया, तो ये पॉइंट यहाँ खिसक गया और एक ग्राफ यहाँ से जो जा रहा था वो यहाँ से जाने लगा। इस तरीके से प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो गया, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस चैप्टर में यदि आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले इस बात को इंश्योर कर लेंगे कि हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है या केल्विन में दिया हुआ है, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। तो गेलुसॉक लॉ हो गया। गेलुसॉक लॉ के बाद हमें यहाँ पर अवोगाद्रोस लॉ बताना है, ये इसलिए कि आपको लॉज याद रहें। सो अवोगाद्रो लॉ में अवोगाद्रो ने क्या बताया था कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो P एंड T ये सेम मान लिया हमने। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल टू nRT मान लिया, तो P और T तो कांस्टेंट है, तो B इज इक्वल टू यहाँ पर B को लिख लिया
और P भी कांस्टेंट है तो RT/P ले लिया और एक इसके इक्वल हो गया N के, सो B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो गया, है ना, या B1/B2 इज इक्वल टू N1/N2। यहाँ पर मान लिया मैंने। अब मैं ये मान लेता हूँ कि इफ़ N1 इज इक्वल टू N2 देन यदि N1 N2 है तो B1 विल बी इज इक्वल टू B2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of all gases contain equal number of molecules, at same temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal number of molecules। तो ऐसे बता सकते हैं PV इज इक्वल टू NRT। मान लिया उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इन सब बातों को इस्टेब्लिश किया, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल PV इज इक्वल टू NRT से इस बात को बता पा रहे हैं। बस ठीक है, इतना हो गया। एक डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर होता है कि यदि किसी कंटेनर में कई सारी गैसेस उपस्थित हैं तो उस गैस में जो मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस। सो ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन के थ्रू बता देता हूँ कि जैसे मान लेता हूँ कि मैंने 3 आइडेंटिकल कंटेनर ले लिए, वी आर टेकिंग 3 आइडेंटिकल कंटेनर्स और एक हम अलग से भी कंटेनर ले लेते हैं। सो वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी T और T पर है गैस। इसमें जो गैस है उसका प्रेशर P1 है, इसमें जो गैस है P2 है, इसमें गैस है जो P3 है। अब मेरा इशू ये है कि मैं इस गैस को निकाला, यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इस गैस को निकाल के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इस गैस को निकाल के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। सो जो गैस का टोटल प्रेशर P होगा वो किसके इक्वल होगा? यदि यहाँ से P1 ले आए प्लस P2 ले आए प्लस P3 ले आए और यहाँ पर भी इसका वॉल्यूम V और टेम्परेचर T है। सो P किसके इक्वल होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा? ये हम PV इज इक्वल टू NRT से बहुत आसानी से समझा सकते हैं। तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जब गैस उसी वॉल्यूम टेम्परेचर पर जितना है अकेले है या गैस मिक्सचर के साथ हो तो जितना पहले प्रेशर लगा रही थी उतना ही क्या करेगी बाद में। जैसे मान लेता हूँ मैं कि आपके पास ऑक्सीजन गैस है एक सिलेंडर में जिसका वॉल्यूम V है और उस गैस का प्रेशर कितना है? P1 है। अब एक आपके पास नाइट्रोजन गैस है उसका प्रेशर P2 है, सेम साइज का सिलेंडर है और उसका टेम्परेचर भी सेम है। आप ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन वाले सिलेंडर में भर देते हैं तो सेम वॉल्यूम में अब हमारे पास एक गैस की जगह 2 गैसें हैं, लेकिन हमारे उनके इंडिविजुअल प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इंडिविजुअल प्रेशर जितना गैसेस का है उतना ही प्रेशर क्या होगा? अभी भी होगा। यही क्या कहलाता है? डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर कहलाता है। यदि गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगी तो जो टोटल प्रेशर है P1 प्लस P2 प्लस P3 जो भी आएगा तो यहाँ पर जो आपको फाइनल प्रेशर P मिलेगा वो कभी भी P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर नहीं होगा। केवल और केवल ये तभी होगा जब हमारा प्रेशर P किसके इक्वल होगा और जब हमारी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। सो आइडियल गैस इक्वेशन आपके कंप्लीट हो गए। अब मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले मैं आपको इसमें अब जो है परसेंटेज वाले क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना। सो at constant volume pressure of a gas is increased by 4% when temperature is increased by 10 केल्विन। सो क्वेश्चन ये हुआ कि हम जब किस कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी गैस का टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ा देते हैं तो उसका प्रेशर कितना परसेंट बढ़ जाता है? 4% बढ़ जाता है। तो क्या क्या दिया है? कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है ना। सो आप देखिए आप क्या लगाएंगे? PV इज इक्वल टू NRT।
सो वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, तो पी और टी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए तो जो परसेंटेज चेंज पी में होगा वही परसेंटेज चेंज टी में होगा। सो डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। मेरे को लगता है कि बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, जिसमें वी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। सो इसका क्या मतलब हुआ हमारे पास कि पी किसके प्रोपोर्शनल है, टी के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। इसका मतलब यदि आप टी को डबल करेंगे, मतलब 100% बढ़ाएंगे, तो पी भी डबल हो जाएगा, उतना ही परसेंट बढ़ेगा। मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन पी विल बी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन टी। अब बोला है आपको क्वेश्चन में कि प्रेशर कितना परसेंट बढ़ गया, 4%, तो आप इसे लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 100, और डेल्टा टी कितना बढ़ा है, 10 डिवाइड बाई टी। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 4, तो आप इसे कैंसिल कर देंगे। सो यहाँ पर टी की जो वैल्यू आएगी वो 250 केल्विन आ जाएगी। तो यदि हमारे पास कोई गैस है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं कुछ भी परसेंटेज, तो इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एक तो हमारे पास तरीका ये हुआ है ना। मैं अभी आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। अब है ना, पी वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ है, एन आर टी है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो आप क्या लिखेंगे, P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। ऐसा क्यों लिख पाया मैं, क्योंकि V एन आर सब कट गया, P1 तो लिया तो T1 आ गया, P2 लिया T2 आ गया, डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है आपको, P1 दिया है और T1, ये मान लिया। P2 बोला है कितना परसेंट बढ़ गया है, 4%, तो P2 कितना हो जाएगा, P1 प्लस 4P1 डिवाइड बाई 100। प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि 4% बढ़ गया। T2 T1 प्लस किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो T1 की वैल्यू 250 केल्विन आ जाएगा। डायरेक्टली कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है आंसर, है ना। वीडियो रोकिए, इसको सॉल्व करके देखिए कि आपका T1 250 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास मतलब बहुत आसान तरीका है। पी वी इज इक्वल टू एन आर, आप सिंपल क्वेश्चन लगाइए। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है। इसमें क्वेश्चन हम कई तरीके बना सकते हैं और इसमें आपके क्वेश्चन उलझ सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैं अभी आपको पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में मैं आपको के टी जी में वेलोसिटी निकालना सिखाऊंगा। थर्ड पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जिसमें मैं आपको गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम सिखाऊंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम सीखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद मैं आपको उसी में आगे जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल से मैं आपको गैस की एनर्जी निकालना सिखाऊंगा। और एक बार हम जब एनर्जी निकालना सीख लेंगे तो लास्ट पार्ट में हम मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना सीखेंगे। सो ये गैस के को मैं आपको 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ और ये अपने आप में सभी के सभी पार्ट क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। तो टी आ गया। तो मैंने आपको वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मान लिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही ले लेता हूँ कि एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज increased by 5% when temperature is increased by 20 Kelvin. Find initial temperature. तो find initial temperature, जो टेम्परेचर है वो बताना है। फाइंड इनिशियल टेम्परेचर, तो आपको जो है यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू बताना है। सो इनिशियल टेम्परेचर आप बता सकते हैं। सो फाइंड इनिशियल टेम्परेचर, एकदम आसान सा है। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है हमें इसको सॉल्व करने में, है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर, सो पी वी इज इक्वल टू मैंने क्या लगा दिया, एन आर टी लगा दिया। सो पी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, सिंस पी इज़ कांस्टेंट, तो पी कांस्टेंट है तो बी और टी क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो डेल्टा बी बाई बी विल बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, ऐसे आ गया। अब वॉल्यूम बढ़ा दिया है, वॉल्यूम ऑफ 5%, तो मतलब कितना हो गया 5/100 और ये कितना हो गया 20/T। सो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे T इज इक्वल टू 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 5, तो 4 हो गया। सो T की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 400 केल्विन के इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से हमारी जो गैस है उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना रहा होगा, 400 केल्विन रहा होगा। जब हमारे पास एक आइडियल गैस है, उस आइडियल गैस का इनिशियल टेम्परेचर 400 केल्विन है।
मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा करके 420 कर देता हूँ। पहले 400 है, फिर मैंने बढ़ाया और उसका अब टेम्परेचर कितना कर दिया, 420 केल्विन कर दिया, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर उस गैस का जो भी प्रेशर रहा होगा वो 5% बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन का मतलब हुआ। अब आप मैं जो है दूसरा तरीका बताया ही था कि आप क्या लगाएंगे, पी वी इज इक्वल टू nRT लगा देंगे, प्रेशर कांस्टेंट है, सो B1/T1 विल बी इज इक्वल टू B2/T2। अब आप यहाँ पर लिखेंगे B1/T1 एंड B2 की वैल्यू B1 प्लस 5B1 डिवाइड बाई 100 एंड T2 इज़ T1 प्लस 20। आप इससे ज़रूर सॉल्व करके देखना। सो T1 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 400 केल्विन के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से मैंने आपको कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया। अब मैं आपको कांस्टेंट टेम्परेचर वाले क्वेश्चन करा देता हूँ। सो नेक्स्ट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए गैस is increased by 2%. Find percentage change in pressure. सो हमें परसेंटेज चेंज इन प्रेशर बताना है। सो बहुत आसान सा है, पी वी इज इक्वल टू nRT आता है, टी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, सो पी और बी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। सो परसेंटेज चेंज तो काफ़ी कम है, तो टी जब कांस्टेंट हो गया सो पी वी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, सो मैं डेल्टा पी बाई पी प्लस डेल्टा पी बाई पी, सो डेल्टा पी बाई पी प्लस डेल्टा बी बाई वी इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, 0, या डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई वी। ये मैं केवल और केवल तब लिख सकता हूँ जब परसेंटेज चेंज काफ़ी कम हो। 2% है, 20% होता, 30% होता तो मैं इसे कभी भी नहीं लिख पाता था। ये एरर मेथड है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि परसेंटेज चेंज इन पी विल बी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ परसेंटेज चेंज इन बी। वॉल्यूम बढ़ाएंगे सो माइनस का मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए परसेंटेज चेंज इन पी इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज किया, -2, सो ये -2% हो गया। सो -2 का मतलब प्रेशर डिक्रीजेज, माइनस का मतलब प्रेशर डिक्रीजेज बाई 2%, तो 2% बढ़ गया। ये तो होगा ही होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो प्रेशर डिक्रीजेज बाई 2%। ये एक अप्रॉक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। ये हम इसे एग्जैक्ट यदि निकालना चाहेंगे तो 2% तो नहीं आएगा, 2% से थोड़ा ज़्यादा आएगा। बट जब परसेंटेज चेंज कम है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। सो कांस्टेंट टेम्परेचर यदि दिया हो, कम दिया हो तो हम एरर मेथड लगा सकते हैं। अब एरर मेथड क्या होता है ये ज़रा मैं आपको एक बार समझा देता हूँ नोट करके यहाँ पर। यदि मान लेता हूँ कि मेरे पास x इज इक्वल टू a टू द पावर m है, देन क्या होगा, डेल्टा x बाई एक्स पावर m है, सो m नीचे आ जाएगा, डेल्टा a बाई a। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। सो दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन x विल बी इक्वल टू m टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन a, ऐसे बता सकते हैं। चूँकि यहाँ पर p1 और b1 था तो 1 पावर ही तो डेल्टा p बाई p प्लस डेल्टा b बाई b इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई चेंज होगा नहीं, इसलिए उसका फ्रैक्शनल चेंज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे बता सकते हैं। अब मैं इसका एक दूसरा भी इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन कराता हूँ। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature volume, at constant temperature volume of a gas, volume of a gas is increased by 10%, मैंने परसेंट बढ़ा दिया। at constant temperature volume of a gas is increased by 10%, find परसेंटेज चेंज इन पी का मतलब प्रेशर। अब आप देखिए मैं एरर मेथड से भी लगाऊंगा और एक्चुअल मेथड से भी लगाऊंगा, है ना। सो फर्स्ट मानता हूँ बाई एरर मेथड। एरर मेथड में एरर हर जगह आएगी, है ना। सो बाई एरर मेथड
ठीक है। एरर मेथड से पी वी इज इक्वल टू क्या लगाया मैंने, एन आर टी लगाया, टी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, सो यहाँ पर मेरे को मिल गया डेल्टा पी बाई पी प्लस डेल्टा बी बाई वी इज इक्वल टू 0, या डेल्टा पी बाई पी, यहाँ पर डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई वी ऐसे आ जाएगा। सो देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन पी इज इक्वल टू 10% बढ़ाया है तो ये -10 आ गया। ये एकदम करेक्ट आंसर नहीं है, अब जी तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। सेकंड, बाई एक्चुअल मेथड, एकदम इसमें कोई एरर नहीं होगी बाई एक्चुअल मेथड। तो परसेंटेज चेंज अपने को छोटे क्लास से निकालने आता है। यदि हमें किसी क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज निकालना है तो कैसे बताएंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100, चेंज डिवाइड बाई ओरिजिनल इंटू 100 इज़ द परसेंटेज चेंज। सो आप देखिए आपका वॉल्यूम 10% बढ़ा दिया है, सो B2 की जो वैल्यू है वॉल्यूम 10% बढ़ा दिया है। सो आपकी यहाँ पर जो V2 की वैल्यू है B2 इज़ इक्वल टू B1 प्लस 10% बढ़ा दिया है, सो B1 बाई 10% तो B1 बाई 10, सो किसके इक्वल हो गया 11 B1 बाई 10 आ गया। अब आप फार्मूला क्या लगाएंगे, P2 B2 इज़ इक्वल टू P1 B1, टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो आप देखिए यहाँ पर P2 B2 की वैल्यू कितनी हो गई 11 B1 बाई 10 इज़ इक्वल टू P1 और ये B1, सो B1 से B1 तो कट ही गया है ना, ये 11 B1 बाई 10 है। सो P2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 P1 डिवाइड बाई 11, ये तो P2 आ गया। अब परसेंटेज चेंज आप बता सकते हैं, सो परसेंटेज चेंज इन P ये निकालना है। सो परसेंटेज चेंज इन P इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ ये कितना हो जाएगा P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100। अब आप देखिए आपके पास मैंने यहाँ P2 बता रखा है 10 P1 बाई 11, सो यहाँ आ जाएगा 10 P1 बाई 11 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे सो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस P1 डिवाइड बाई 11 P1 इंटू 100 आ गया। सो आप यहाँ पर इसको बता सकते हैं, यहाँ से कितना हो गया -100 डिवाइड बाई 11, यहाँ से यहाँ पर ये कट गया। सो आप देख लीजिए परसेंटेज चेंज, इसके माइनस का मतलब आपने उसको बढ़ाया है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो है 100 बाई 11 लगभग 9.09 आ जाएगा। सो लगभग कितना हो गया -9% आ गया। और ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी 10% की इक्वल आ रही थी। सो 10% है और ये कितना है 9% है। एक बार कैलकुलेशन आप चेक करके देख लेना, कोई बहुत कठिन वाली बात नहीं है। सो आप देखिए यहाँ पर 1% की जो है एरर आ गई। आपने जब एरर मेथड से लगाया तो -10 ही आया, लेकिन जब आप एक्चुअल मेथड से लगा रहे हैं तो ये -9 आ रहा है। आप इसे चेक करके देख लेना कितना हो रहा है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए कि हमने 10% बढ़ाया था तो B1 प्लस B1 बाई 10% है तो 11 B1 बाई 100 आ गया। P2 B2 तो B2 की वैल्यू कितनी हो गई 11 B1 बाई 10 आ गया। P1 B1 से B1 काट दिया मैंने, तो P2 की वैल्यू कितनी हो गई 10 P1 बाई 11। अब आप जब मैं इधर जाता हूँ तो P2 माइनस P1 बाई इधर लिखा तो 10 P1 बाई 11, यहाँ 11 ऊपर ले गया तो -1 आ गया, तो माइनस P1 बाई 11 और ये लिखेंगे तो 11 9 99 हो जाएगा। सो 9.09 के आसपास आ जाएगा, मैंने जिसको 9% लिया। इस तरीके से मैंने आपको आज परसेंटेज वाले क्वेश्चन करा दिए।